Hello guys, this is Vijay Giri and welcome to my channel Vijay Giri sir. Today we are going to do class 10th poem Amanda. This is very important poem in the perspective of term 2. It is in your term 2 syllabus. So today we are going to do this poem and I will introduce the poem first, then tell you summary, then explain the poem. Okay guys, let's start without wasting any time. In this poem, the poet shows us how difficult it can be for a young girl who grow up. ठीक है? In childhood, we are happy to listen to fairy tales and imagine ourselves to be in the same situation. जब हम बचपन में होते हैं ना, तो हमको फेरी टेल्स बहुत पसंद होते हैं और हम अपने आप को भी ऐसा ही सोचते हैं कि हम भी काश इसी सिचुएशन में होते जैसे फेरीज की कहानियाँ सुनते हैं. हाउ एवर दिस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर, लेकिन ये कभी अंत नहीं होता इसका. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और अदर वी ऑल हैव टू ग्रो अप, लेकिन कभी न कभी हमको धीरे धीरे ग्रो अप होना पड़ता है. वन पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इज लीविंग फेरी टेल्स, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि व्हेन वी ग्रो अप, तो वी हैव टू लीव द फेरी टेल्स, वी हैव टू लेफ्ट द फेरी टेल्स बिहाइंड एंड लर्निंग टू एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज़. और धीरे धीरे हम रियलिटी क्या है, रियलिटी ऑफ द लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं. ओके, हेंस वी मस्ट गेट यूज टू हैविंग आवर ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. फिर हमको क्या करना पड़ता है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेट करना पड़ता है, सच एज डूइंग आवर होमवर्क और कीपिंग आवर रूम्स क्लीन. ओके गाइज, so this is a part of every child's growth into adolescence and then adulthood. और ये हर बच्चे के जीवन का एक पार्ट है, उसकी जो एडोलसेंस है, किशोरावस्था उसमें, एंड देन एडल्टहुड जब वो वयस्क हो जाता है तब. However, this process is more difficult for girls than it is for boys, and this process is more difficult for the girls in the comparison of boys. This is because girls are always expected to behave in certain way. Because in our society there is a mind setup of the people, they have to behave in a certain way to be the epitome of the elegance in their every movement. They have to show their good behavior in every moment of their life. दैट इज़ वाई अमांडाज मदर डज नॉट अलाउ हर. और यही कारण है कि जो इस स्टोरी में गर्ल है नेम्ड अमांडा, ठीक है, सी इज़ नॉट अलाउड बाय हर मदर टू स्लॉच एंड वांट्स टू हर सिट अप स्ट्रेट इंस्टीड. वो नहीं चाहती कि वो बेंड होके बैठे, किसी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे. सी ऑलवेज इंस्ट्रक्ट हर टू सिट प्रॉपरली इन स्ट्रेट मैनर. यंग गर्ल्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर अपीयरेंस. और जो यंग गर्ल्स होती हैं, दे आर ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड और सजेस्टेड बाय देयर ग्रोन अप्स, देयर पेरेंट्स, देयर मदर, टू बी टेक केयर ऑफ देयर अपीयरेंस, टू टेक केयर ऑफ देयर अपीयरेंस. जो उनकी आउटलुक है उसका केयर करने के लिए बोलते हैं. दैट इज़ वाई अमांडाज मदर डज नॉट वांट हर टू डेवलप एक्नी ऑन हर फेस. और यही कारण है कि अमांडा की जो माँ है वो नहीं चाहती कि उसके फेस पे कोई दाग धब्बे दिखे. एक्नी मीन्स होता है कि कोई स्पॉट्स, ठीक है, जैसे मुँह से निकलते हैं, कील धब्बे निकलती है, उसकी बात कर रहे हैं. एंड सो सी टेल्स हर नॉट टू हैव एनी चॉकलेट्स. दैट्स वाई सी डिनाइड हर टू गिव हर एनी चॉकलेट. और यही कारण है कि उसको चॉकलेट खाने से डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है. यंग गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑलवेज स्माइल एंड टू बी स्वीट.
और उनको हमेशा इंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है टू हैव स्माइल एंड टू बी स्वीट, टू बी वेरी पोलाइट and never to express any bitterness. They have to never express any bitterness to anyone. That is why Amanda's mother tells her not to sulk or to be moody. However, she does not want to be denied chocolate and she wants to sit and behave exactly as she wants to. And however, सी डज नॉट वॉन्ट टू बी डिनाइड चॉकलेट, लेकिन अमांडा जो नहीं चाहती कि उसको चॉकलेट खाने से मना किया जाए. एंड सी वॉन्ट टू सिट एंड बिहेव एग्जैक्टली एज सी वॉन्ट्स, और वो अपने तरीके से बैठना चाहती है और बिहेव करना चाहती है. एंड सी वुड रादर इंडल्ज इन फैंटेसीज दैन क्लीनिंग हर रूम ऑफ हर शूज और हर शूज. सी rather indulge means she involves in the fantasies and rather than her cleaning her rooms and shoes. In other words, Amanda wants to postpone growing up and would like to remain a child for just a little bit longer. और यही कारण है she is desired, she wants to postpone growing up, और बड़ी होना नहीं चाहती. She want to be like she want to be remain like child for just little bit longer time. Okay, so here in this poem the poet has used many poetic devices. The poetic devices in this poem use each of the stanza is spoken by her mother followed by the rhyming scheme AABA. जब आप पोएम को पढ़ोगे, जैसे फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप स्लॉचिंग, सिट अप स्ट्रेट अमांडा. AABA. तो राइमिंग स्कीम आपको लास्ट वर्ड देखना पड़ेगा हर लाइन का. जैसे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अमांडा, सेकंड का भी लास्ट वर्ड है अमांडा, तो दोनों AA हो गए. लेकिन थर्ड लाइन है स्ट्रेट और फोर्थ लाइन है अमांडा, तो थर्ड लाइन हो जाएगा B और फोर्थ लाइन हो जाएगा A. इसमें पोएटिक डिवाइस हुआ है. जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, AABA. ठीक है. सिंस द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स आर द सेम, दैट इज अमांडा. ऑन द अदर हैंड द स्टैंजा इज स्पोकन बाय अमांडा कंसिस्ट ऑफ 3 राइमिंग लाइन्स ईच. And the figure of speech in this poem is used metaphor. In this poem, the poet uses the device of metaphor in the second and fourth and sixth lines. ठीक है, second, fourth and sixth stanzas, and Amanda compares herself first with the mermaid. Mermaid means Jalpari. Then with orphan in the street. Then she compared her with the orphan. Orphan means होता है अनाथ. And finally with the Rapunzel. Okay. This poem describes several encounters between Amanda and her mother. There are lots of encounters, arguments between her mother and Amanda, in which her mother always corrects her behavior and telling her to sit up straight, not to sulk. और इस पोएम में हर मोमेंट उसकी माँ उसको करेक्ट करती है, उसके बिहेवियर को करेक्ट करती है और उसको स्ट्रेट बैठने के लिए बोलती है, नॉट टू बी स्लॉथ, क्लीन हर रूम एंड नॉट टू हैव चॉकलेट्स, और उसको चॉकलेट खाने से मना करती है, उसको अपना रूम साफ करने के लिए बोलती है. इन रिस्पॉन्स अमांडा विथड्रॉज इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिन्स. और अमांडा क्या है, शी इज सिंक इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, imaginations, herself to be in other situation than her own, as a mermaid, as an orphan, and as the princess Rapunzel. Okay. And childhood is a time when we indulge in our fantasies. और childhood एक ऐसा समय होता है जब हम
अपनी फैंटेसीज में डूबे रहते हैं, हमारी जो इमेजिनेशन है, हमारी जो कल्पनाएं हैं उसमें डूबे रहते हैं। एंड वी डू एज वी प्लीज, और हम वही करते हैं जो हमको पसंद होता है। बट एज सुन एज वी रीच एडोलसेंस, जैसे ही हम अपने एडोलसेंस एज में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, वी आर एक्सपेक्टेड टू अबैंडन सच प्रैक्टिसेस एंड डू एज वी आर टोल्ड। हमको मना कर दिया जाता है इस प्रकार की प्रैक्टिसेस से, हमको सिस्टम और बिहेवियर सिखाए जाते हैं, मैनर्स सिखाए जाते हैं, एंड वी आर टोल्ड टू बिहेव लाइक। Amanda had reached that midway age between the childhood and adulthood. Amanda is also in the age of adolescence, between childhood and adulthood. The poet shows this in a subtle manner through the growth of acne on her face. Because she is no longer a child, her mother expects her to fulfill certain responsibilities, such as finishing her homework on time, or cleaning her room, or cleaning her shoes. However, Amanda wants to postpone the process of growing up. However, जबकि Amanda wants to stop her process of growing, so she withdraws into the childhood world of the fantasies and fairy tales. Young women are expected to sit up straight, to take care of their appearance, and to always be sweet and smiling. This is exactly what Amanda's mother wants to do, and she is willing to scold Amanda and even take away her chocolates to make her become the woman she is expected to be: prim, proper, and radiant. Prim, proper, and radiant. However, these expectations are just a burden to Amanda. यद्यपि ये सब एक बर्डन के रूप में है अमांडा के लिए, एंड शी वुड मच रादर टू बी लेफ्ट अलोन। शी वुड लाइक टू बी मच रादर लेफ्ट अलोन। दैट इज वाई all her fantasies place her in a world that is away from other human beings and their expectations. As a mermaid, she is alone in the sea. As an orphan, she is alone in the street. As a Rapunzel, she is alone in her tower. And Amanda thinks that is the only in the real of her own imagination, and that she can be free of all her expectations that are put on young girls on her age. Okay, guys? So, this is the introduction of the poem. And summary of the poem is: this poem depicts the state of little girl's mind who is constantly instructed about do's and don'ts by her elders. और ये पोएम क्या डिपिक्ट करती है कि स्टेट ऑफ अ लिटिल गर्ल्स माइंड, एक छोटी सी बच्ची के दिमाग का जो लेवल है, स्टेट है, उसकी क्या स्थिति है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड, जिसको कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्ट किया जाता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है बाई हर एल्डर्स। एंड शी इज़ टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर एंड टू सिट अप स्ट्रेट। उसको बताया जाता है कि शी शुड नॉट हंच हर शोल्डर, शी शुड नॉट बेंट हर शोल्डर टू सिट अप स्ट्रेट। उसको सीधा बैठना है, झुकना नहीं है, टेढ़ा नहीं बैठना है। शी इज़ टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क एंड टाइडी हर रूम, and she is also instructed to clean her room and to do complete her homework. She is forbidden from eating chocolate that she has, जो चॉकलेट उसके पास है उसको भी मना कर दिया जाता है खाने से। बट ऑल द टाइम लिटिल गर्ल अमांडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ अ लाइफ ऑफ फ्रीडम इन द ओपन। But all the time, the little girl Amanda is sink into the imagination of to be freedom and live in the open world. She dreams of mermaids in the sea. वो जो जलपरी होती है समुद्र के अंदर उसके बारे में सोचती है। ऑफ रोमिंग फॉर
barefoot in the dusty street, and of the golden haired Rapunzel who lived alone in a high tower. She takes no note of what is being said to her. उसको कोई मतलब नहीं कि उसको क्या इंस्ट्रक्ट कौन क्या कह रहा है, कौन क्या मना कर रहा है. Then she is rebuked. Rebuked means scolded for being moody. उसको मूडी होने के लिए डांटा जाता है कि यू आर मूडी, तुम कुछ सुनती नहीं हो, कुछ मानती नहीं हो, एंड सल्किंग ऑल द टाइम. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. Children have certain habits. Their parents teach them to mend those habits, or their parents instruct them to improve their habits, to correct their habits. These are for their benefit, और ये उनके बेनिफिट के लिए है, फायदे के लिए. Children have these habits because they want freedom and they want to feel comfortable at home. Amanda is a small girl and has certain unwanted habits. She is politely asked to mend those habits, but she seems to live in her own world as she is moody. Okay? So let's start the poem. I have introduced the poem and told you summary. Let's start stanza by stanza. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Hunch means होता bending the upper portion of forward, bending the upper portion in forward position. जैसे हम झुककर बैठते हैं, that is called hunch. And slouching to stand in a lazy manner, is to stand in a lazy manner. In this first stanza, Amanda is getting instructed by her parents for not biting her nails and sitting lazy with her shoulders bent. Parents are irritated and frustrated with her behavior and want her to learn to behave in a manner which conforms to the social rules of the society. There is much pressure on Amanda. Okay? Second stanza. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Languid means होता lazy. Drifting means a slow movement. And the meaning of the second stanza is the bracket signifies. ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, it signifies that the little girl is imagining and has a free flow of pure thoughts. She uses it as an escape from the nagging command of her parents. And she imagines herself to be mermaid sailing without any confines. वो अपने आप को एक मरमेड के रूप में सोचती है. एंड शी इज एक्सप्लोरिंग इनटू द सी विदाउट एनी restrictions alongside soft waves of the sea. Okay, guys? Third stanza is, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Okay? So tidy means to clean up. Amanda is being asked whether she has finished her homework. थर्ड स्टैंजा की जो एक्सप्लेनेशन मीनिंग है वो ये है कि अमेंडा इज बीइंग आस्क्ड वेदर शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, tidied up her room and clean her shoes. She is being tutored about her surroundings. She is given instructions about every small thing which makes her lose her freedom. The parents seem to be losing their cool over her behavior. They are irritating, they are losing their temper on her behavior. Okay? Next in stanza, I am an orphan
Roaming the street, I pattern soft dust my host bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Orphan means without parents, a child that is without parents. Roaming means moving here and there. Hushed means quiet, silence. And the explanation of this stanza is Amanda again escapes into an imaginary world. एक इमेजिनरी काल्पनिक दुनिया में अपने आप को escape करती है. To escape the commands of her mother. अपनी माँ की जो कमांड्स हैं, जो ऑर्डर हैं, से escape होने के लिए अमेंडा imagines herself to be an orphan. वो सोचती है कोई ऑर्फन के रूप में है. And explaining how much frustrated she is with continuous questioning by her parents. And she is making her shoes even dustier by making the patterns on them. She is making her shoes more dustier by making patterns on them. She loves the silence while she does it, in contrast to scolding of her parents. Okay, guys? Next stanza is Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? So, acne means a skin problem. And explanation of this stanza is the set of instructions here suggests that parents want Amanda to understand the value of external beauty. They are trying to make her understand the value of external beauty and the steps to take preserve it. She is forbidden to eat the chocolate. उसको चॉकलेट खाने से मना कर दिया जाता है. Which had caused a pimple earlier. जिसकी वजह से उसको पिंपल निकलते हैं. Amanda does not seem to care about her parents' command and is lost in her thoughts. अपने खुद के विचारों में खोई हुई है. Okay? Now she is thinking, I am a Rapunzel. I have not care life in a tower, in tranquil and rare. I shall certainly let down my bright hair. Here in this stanza, tranquil means होता है serene, beautiful scenery. ठीक है? And explanation of this stanza is Amanda pictures herself as the German beauty Rapunzel who has long hair and is trapped in a tower, जिसको एक टावर में ट्रैप कर दिया गया है. And she feels that the life of Rapunzel must have been very peaceful and fantastic in the tower. But she doesn't want any trouble, so she wouldn't let her hair down. The rude and demanding behavior of the parents has made Amanda live in her own world. Okay? Now, in the last stanza, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Sulking means to be angry, nagged means to irritate. Here in this stanza, the parents of Amanda are greatly concerned about the bad mood of Amanda and they want Amanda to behave in a proper manner so that they can project themselves as responsible parents, and they want Amanda to conform to the rules of the society, but they have already failed and hence they are worried more and scold Amanda more. Okay, this is the explanation of the poem. I hope guys you have understood the poem and enjoyed the poem. It is very beneficial for you. Kindly watch the videos 2 times and try to understand. Thank you very much. See you soon.